हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी काफ़ी क्लासेस को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा पॉलिटी का लास्ट सेशन होगा और हमने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा डाली है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चंस भी अगर बचेंगे तो हम आपको बाद में 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उसके हिसाब से टॉपिक्स को बहुत डिटेल से और बहुत क्लियर आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को कराया जा रहे हैं। आज हमारे पास में देखेंगे तो हमारे पास में लोक सेवा आयोग आएगा, पंचायती राज आएगा और इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हम आज आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कभी ये ना सोचना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है या हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। जय श्री राम और जय हिंद के नारे के साथ में स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हमारे पास में आता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग हमारा आर्टिकल 315 में है, ठीक है ना। जैसा नाम वैसा काम है, 315 बंदूक के जैसे चलता है ये, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग काम क्या होता है भैया? आजकल देख लो आप, यूपीएससी के लिए जाना है ना तो वही ये लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। ये कार्य क्या करता है कि जितने भी उच्च पद होते हैं, ठीक है ना, अगर हम अधिकारियों की बात करते हैं यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट कराने की प्रोसेस होती है, वो कौन कराता है? लोक सेवा आयोग कराता है, ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 315 हमसे कहता है, इसके तहत संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है लोक सेवा का आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, तो आप कह सकते हैं लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में। लेकिन इसके साथ साथ में आता है संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग। जो यूपी पीसीएस, पीसीएस कराते हैं वो क्या करते हैं? वो राज्य लोक सेवा आयोग है, जबकि जो यूपीएससी कराता है वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यानी आईएएस पीसीएस के लिए, सॉरी आईएएस और आईपीएस के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम नियुक्ति की बात अगर करते हैं कि जो आयोग में होते हैं लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो माना जाता है, ठीक है ना। पद से हटाने की बात अगर की जाती है, अगर कहा जाए कि लोक सेवा आयोग को पद से हटा दिया जाए, ठीक है, अगर लोक सेवा आयोग को पद से हटाने की बात की जाती है तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है। आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को साबित कदाचार के आधार पर, किससे? साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोक सेवा आयोग है वो अपने नियम कानून से नहीं चल रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है, यानी साबित कदाचार का निर्णय हो रहा है और उसमें वो साबित कदाचार का उल्लंघन कर रहा है, यानी कदाचार कर रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके बारे में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी सदस्य हैं उनको क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, जब इसका प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट देगा तो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। यानी एक प्रोसेस के थ्रू जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस पर प्रतिवेदन देगा, यानी अपनी प्रतिक्रिया देगा इनके तरफ से कि हाँ इनको क्या करना है या नहीं करना है, इनको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है। अपनी राय वो देता है कि इसको राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको पद से हटा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे हम देखते हैं राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? ये राज्य। अगर हम केंद्र की बात कर लें तो वहाँ पे कौन नियुक्त कर रहा था?
राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर कौन नियुक्ति कर रहा है? राज्यों में कौन करेगा? राज्यपाल करता है। अगर हम राज्यों की या फिर इनकी भी बात कर लें तो इनका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। सेम प्रोसेस जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका क्या होता है आयु? उनको किया जाता है 65 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट होता है, जबकि जो हाई कोर्ट होता है उनको 62 वर्ष किया जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय वहाँ पर होता था जिम्मेदार, तो यहाँ हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इनकी आयु क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जबकि जो संघ लोक सेवा आयोग है उनका क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। चलिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। पद से हटाना है अगर जो, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग को हटाते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से, यानी कि इसमें भी क्या होगा? कौन प्रतिवेदन देगा? हाई कोर्ट प्रतिवेदन देगा और राज्यपाल इसकी सिफारिश करके हटाता राष्ट्रपति ही है, यानी राज्यपाल उसका एक प्रतिनिधि बन के उसको हटाता है। आर्टिकल 315 में हम एक बार और देखते हैं कि आर्टिकल 315 के द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, संयुक्त आयोग है, जैसे 2 राज्य हो गए और 2 से अधिक राज्य हो गए तो उन सभी को मिलाकर एक आयोग या एक राज्य लोक सेवा आयोग भी बनाया जा सकता है। और जो संयुक्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? अब राज्यपाल नहीं करेगा, क्योंकि 2 राज्यों का मैटर या 3 राज्यों का मैटर है। अब नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट या हमारा कौन करता है? राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करेगा। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं पंचायती राज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है पंचायती राज। पंचायती राज में देखते हैं कि जैसे ग्राम में हो गए, ग्रामों का कहा गया अस्थाई स्वशासन। ठीक है ना, अस्थाई स्वशासन यानी अपने शासन की जब बात की जाती थी, ठीक है, तो कहा गया कि जितने ग्राम पहले होता था, जो भी आता था अनुदान आया या कुछ आया वो केंद्र तक का सीमित रह गया या फिर वो ग्रामों तक नहीं पहुंच पाता था। तो कहा गया कि इनका अपना खुद का एक नेता होना चाहिए और इनके अपने आपस में ही एक जाल होना चाहिए जिससे ये अपना क्या चला सकें, नियम और कानूनों को अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया? स्तरों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि क्या हो गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। उससे क्या हुआ कि एक सही स्तर पर लोगों में क्या हो सकता था? शासन व्यवस्था कर सकते थे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या किया गया? अस्थाई स्वशासन की बात किया गया। ठीक है, अस्थाई स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं पंचायती राज की। ठीक है, चलिए पंचायती राज। पंचायती राज से तात्पर्य अस्थाई ग्रामीण स्वशासन से है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया स्वशासन की बात को इसमें किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछते पूछते जो है एग्जामिनेशंस वाले तो एकदम तंग हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारतीय संविधान में के नीति निर्देशक तत्वों के, मैं आपको नीति निर्देशक तत्व पहले बता चुका हूं, जिसमें आर्टिकल 40 जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत का गठन की बात किया गया। मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व DPSP में इसके बारे में आपको आर्टिकल 40 बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। किसका किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके अंतर्गत भाग 9 में, कौन सा भाग? भाग 9 में आर्टिकल 243 का से ड़ा तक का क्या है?
इसमें अनुसूची जो भाग 9 था, भाग में आर्टिकल 343 में का से ड़ा तक अनुच्छेद जोड़े गए और इसी के साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। किसकी व्यवस्था किया गया है? पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ। जो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। इसी कारण से इसको क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि हमारा पंचायती राज दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर जिले में इसके लिए पहला जो पंचायती राज था उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं तो जो दूसरा हमारा हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ। पहला कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में पहला कौन सा ग्राम पंचायत का या फिर पंचायती राज का हमने उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरा उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे में बनाया गया। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा पंचायती राज है उसको कितना ढांचों में बनाया गया? तो त्रिस्तरीय ढांचे में इसको संजोया गया। कौन कौन थे? ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पे क्या बना दिया गया? ग्राम पंचायत। खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर क्या बना दिया गया? पंचायत समिति। और फिर जिला स्तर पर क्या बना दिया गया? जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद बना दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर हम इसमें देख लेते हैं तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान हो जाता है। पंचायत समिति में जो बनते हैं तो वो क्या बनते हैं? जिला पंचायत बन जाते हैं। और फिर जो जिला स्तर पर बनते हैं वो क्या बनते हैं? जिला प्रमुख बन जाते हैं। ठीक है, जिला परिषद कहा जाता है उनको। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, यानी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो उनको खंड स्तर पर पंचायत का गठन ना करने की छूट दी गई है। ठीक है, अगर वो 20 लाख से उनकी संख्या कम है तो वो खंड स्तर पर यानी ये पंचायत समिति को अगर नहीं बनाते हैं तो उनके लिए कोई बाध्यता नहीं की गई है। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं पंचायत समितियों की बात करते हैं कि हमारे पंचायती राज को बनने के लिए कौन कौन सी समितियां आई हैं। तो उनमें हम पहले देखते हैं, सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत की बात। अशोक मेहता समिति आया 1977 में, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात को किया था। फिर आते हैं जीवीके राव समिति, इन्होंने 1985 में आए समिति और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत की बात किया था। फिर आता है एलएम सिंधवी जिन्होंने 1986 में अपना लेके आए ये समिति और इन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा दिलाया। ठीक है, पीके थुंगन समिति ये 1988 में आया था। इन्होंने भी इनके बारे में समिति आई और इन्होंने क्या किया था? आरक्षण की बात किया था कि 1/3, ठीक है, महिला आरक्षण। ठीक है, महिला आरक्षण की बात किया था, यानी कि 1/3 का। फिर वापस अगर हम इनमें बात करके देखें, जो त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता लेके आए उसको 1958 में क्या किया गया? लागू किया गया। 1958 में लागू किया गया।
और उसके बाद में फिर 2 स्तरीय बात को लेकर आ गए हैं कौन, अशोक मेहता, जिनको ये लागू नहीं किया गया। फिर 4 स्तरीय बात आती है, लेकिन ये भी विघटन हुआ, इनको भी नहीं माना गया। संवैधानिक दर्जा की बात को LM सिंघवी लेके आए, जो कि बाद में संवैधानिक दर्जा मिल गया। अगर हम PK थुंगन की बात करें तो 1/3 पर जो था वो महिलाओं के लिए आरक्षण, इस बात को भी आपको वैल्यू की गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में ये ऐसे समितियां हैं जिनके माध्यम से हमारा पंचायती राज बनके तैयार हुआ, ठीक है। और हम पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर है ना। यहीं पर अगर हम बात करते, ये आपकी जो समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे आपसे ये पूछता है ये समिति कब आई थी, ये समिति ने कितने स्तर की पंचायत की बात को किया है, बस यही आपसे इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज की 3 स्तर पर बात किया था। इन्होंने पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो है पंचायती राज के लिए समिति लेके आए थे। कब लेके आए थे, तो लेके आए थे 1957 में, जो कि 1958 में लागू भी हुआ था त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में। क्लियर है। चलिए अगला हम देख लेते हैं महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर में, यानी जितने भी स्तर होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राम स्तर, पंचायत ब्लॉक स्तर या फिर जिला स्तर, तीनों में भी महिलाओं के लिए 1/3 जो होगा वो क्या है, आरक्षण की व्यवस्था सब में की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। अगर समय से पूर्व यह भंग हो जाए, ठीक है, मान लीजिए ग्राम प्रधान बनाया गया, ग्राम प्रधान किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई 1 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगर वह पंचायत भंग हो जाती है तो 1 वर्ष बाद पुनः इलेक्शन कराया जाएगा, और पुनः चुनाव होने के बाद में जो बचा हुआ कार्यकाल है, यानी 1 साल जो बीत गया उसके बाद जो 4 साल का कार्यकाल है वो अगले प्रधान को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ 6 महीने पहले कोई घटना घटित हो जाए या फिर वो पंचायत भंग हो जाए, तो फिर तुरंत चुनाव ना करा के वो वापस 6 महीने बाद की जो प्रोसेस है उसके बाद चुनाव कराया जाएगा, और अगले प्रधान को पूरे 5 वर्ष का मौका दिया जाएगा, ठीक है। वरना अगर समय से पहले या फिर 1 साल या 2 साल में अगर भंग हो गया है तो बाकी बचे हुए जो वर्ष होंगे वो दिए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर समय से पूर्व भंग हो जाए तो 6 माह के अंदर जो है क्या कराया जाएगा, निर्वाचन होना अनिवार्य होता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में विषय की बात कर लेते हैं। कुल 29 विषय की बात को किया गया है। कुल 29 विषय की बात पंचायती राज की जो किया गया है वो 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, मिजोरम की, नागालैंड की, तो इन 3 राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है किन राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। कहाँ पे नहीं किया गया है, MMN, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन 3 राज्यों में क्या है, नहीं किया गया है पंचायती राज का गठन, बल्कि वहाँ पर क्या है, एक स्तरीय जनजातीय परिषद होता है। एक स्तर का जनजातीय परिषद होता है जो कि जनजाति लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारा ये समाज चलेगा और कैसे हम यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था को है हम करेंगे या फिर शासन व्यवस्था कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अगला हम देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका हमारा 12वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। नगर पालिका हमारा 12वीं अनुसूची में आता है। इसमें क्या है, देखिए हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, 12वीं अनुसूची में हमारा नगर पालिका है। इसमें 18 विषय होते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन में क्या था हमारा, ग्राम पंचायत या पंचायत समितियाँ थी। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है भाग 9 का में,
भाग 9 का तथा आर्टिकल 243 ता से आर्टिकल 243 या और हा तक का जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची को भी इसी के साथ जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, भाग 9 का को जोड़ा गया और इसी के साथ आर्टिकल 243 ता से आर्टिकल 243 या और छा तक के जोड़ा गया था। ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें और क्या दिया गया है? इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। कितने प्रावधानों को कैसे दिया गया है? तो नगर पालिकाओं को स्थानीय शासन के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इन तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। यानी कि नगर पंचायत कहाँ पे होगा, नगर पालिका कहाँ पे होगा और नगर निगम कहाँ पे होगा, इनके बारे में इनकी संख्या के आधार पर यानी इनकी जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है। नगर पालिकाओं में भी महिलाओं का 1/3 यानी 33% आरक्षण इनमें भी आरक्षित होता है। ठीक है ना, यानी नगर पालिकाएँ जो हैं, नगर पालिकाओं में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाता है। अगर हम कार्यकाल की बात कर लें तो इनको भी 5 वर्ष का कार्यकाल इनके लिए भी निर्धारित होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। इसी के साथ साथ में एक और पॉइंट लास्ट आप देख लीजिएगा कि सर्वप्रथम 1988 में मद्रास में, कहाँ पर?